हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी बैंक्स हम उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक भी होते हैं। तो उन सब के ऊपर उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक बैंक होता है, ठीक है। तो उस बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। और उस सेंट्रल बैंक को हम इंडिया में क्या बोलते हैं? आरबीआई, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और ये सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? एक कंट्री के अंदर पूरा बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम में क्या आते हैं? कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हम आप जानते हैं मोस्टली, और हमारे घर के आसपास ये सारे बैंक्स होते हैं। तो इंडिया में तो देखो कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और हमारे इंडिया में एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जांपल क्या हो गए? एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सरकारी बैंक हम इनको बोलते हैं, और इनको पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोलते हैं। और प्राइवेट बैंक में आपको पता ही है, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, कोटक महिंद्रा, और आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। इस तरीके के बैंक आते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, इनका अपना खुद का प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। तो ये जितने भी बैंक्स होते हैं, अगर आपको इनसे कंप्लेंट करनी है, अगर इनके ये आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, तो इन सब की कंप्लेंट कहाँ करोगे? जो इन सब का बॉस है, जो इन सबको रेगुलेट करता है, तो आप कंप्लेंट करोगे सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल बैंक, जो एक कंट्री के अंदर पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। और ये हम पढ़ रहे हैं, देखो आपकी ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर आपका एक चैप्टर है बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग का एक चैप्टर है। और उस बैंकिंग में हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं या फिर सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अब देखते हैं। सो इट इज एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब जो टॉप बॉडी होती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक एपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर जो टॉप बॉडी है जो उस सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसको हम बोलते हैं एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब जो टॉप की बॉडी होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूट। सो इट इज एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन ए कंट्री। और इंडिया में कौन कंट्रोल करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को? आरबीआई कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। अब हम पढ़ते हैं आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। हम आप अगर अकाउंट खोलना चाहें तो क्या आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, ठीक है। हम अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो हम क्या एसबीआई में जाएंगे या आईसीआईसीआई बैंक में जाएंगे? तो हम कमर्शियल बैंक्स में जाएंगे अपना अकाउंट खोलने। तो आरबीआई के अंदर पब्लिक अकाउंट नहीं खोल सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो नोट इशूइंग बैंक। तो आरबीआई जो है इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, वो नोट को इशू करता है, और सारे के सारे नोट्स, ठीक है, सारे के सारे नोट्स ₹1 के अलावा और जितने भी कॉइन्स हैं उनके अलावा, ठीक है, जितने भी नोट्स होते हैं 2 रुपए और उससे ऊपर वाले जितने भी नोट्स होते हैं उसको कौन इशू करता है?
सेंट्रल बैंक इशू करता है और इंडिया में आरबीआई इशू करता है। ठीक है। और 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं उन पे आरबीआई नहीं लिखा रहता, उस पे क्या लिखा रहता है, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट इशू करता है, बट 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट इशू करता है। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज एक्सक्लूसिव ऑन और मोनोपोली राइट्स ऑन इशूइंग नोट्स, तो और कोई इशू नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम और आप जाके आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन आरबीआई में अकाउंट किसका होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, यानी कि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देते हैं, गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है, वो अपने आरबीआई के अंदर जो उसके पैसे होते हैं, आरबीआई उन पैसों को मैनेज करता है और उनमें से गवर्नमेंट खर्च करती है, और गवर्नमेंट को जो पेमेंट आता है वो उस अकाउंट में आता है। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट का एजेंट है, और ये गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप सिक्योरिटीज को परचेज करो और सेल करो। तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये लोग परचेज और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को। ठीक है। और इसके अंदर अ, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कि हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। तो उसमें ना एक आपका टॉपिक है, आपका ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप पढ़ोगे उसके अंदर, उसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। ठीक है। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए एक इकोनॉमी के अंदर। और जो आरबीआई इस तरह की सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है, वो कौन बोलता है आरबीआई को खरीदने बेचने के लिए, वो गवर्नमेंट बोलती है। उसके बाद सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, इट एडवाइजेस गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज टू रेगुलेट मनी मार्केट। तो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हैं इकोनॉमी में जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। तो मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आरबीआई के कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला, आरबीआई का काम होता है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। ठीक है। तो महंगाई जो होती है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो आरबीआई फिर एक्शन लेता है। और अगर वो बहुत महंगाई कम हो गई या डिफ्लेशन हो गया है या रिसेशन आ गया है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट वगैरह को एडजस्ट करके इन चीज़ों को हैंडल करता है। तो पहला तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो हमको और आपको बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो सारे बैंक भी बढ़ा देते हैं, और आरबीआई ने घटा दिया तो बैंक भी वो इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। ठीक है। तो यानी कि बैंक में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है अलग अलग तरह के अकाउंट्स पे, वो आरबीआई रेगुलेट करता है एक तरीके से इनडायरेक्टली। तो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो बाकी सारे बैंक भी बढ़ा देते हैं, और आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट घटा देगा तो बाकी सारे बैंक भी घटा देंगे। ठीक है। तो तीसरा काम क्या होता है आरबीआई का, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे इंडिया का जो रुपी है उसका डॉलर का क्या रिलेशन है, अभी देखो क्या चल रहा है, आई थिंक 80 या 82 के आसपास है। ठीक है। $1 82 के आसपास है। तो ये 82 रुपीज बहुत ज़्यादा ना हो जाए, 82 का 100 ना हो जाए। ठीक है। या 82 का 40 ना हो जाए। तो ये चीज़ें मैनेज करना आरबीआई का काम होता है। आरबीआई देखता है कि जो रुपी की वैल्यू है डॉलर में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है। तो और फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉरेक्स। तो ये तीन आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आरबीआई के बारे में पढ़ोगे तो आरबीआई ये तीनों चीजों को रेगुलेट करता है, यानी कि आरबीआई का जो मेन काम है वो ये तीन चीजें हैं। ठीक है। ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है, और ये टाइम टू टाइम आपको इनका रेफरेंस मिलता रहेगा जो भी आप पढ़ोगे। उसके बाद बैंकर्स का बैंक। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि आरबीआई के पास एक तो गवर्नमेंट का अकाउंट हैंडल करती है आरबीआई। ठीक है। और आरबीआई के पास सारे बैंक्स के अकाउंट होते हैं, और वो बैंक्स कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम और आप चाहें आरबीआई में जाके अकाउंट खोलना तो हम नहीं खोल सकते, हम तो कमर्शियल बैंक्स में ही अकाउंट खोलते हैं। ठीक है। लेकिन आरबीआई के अंदर अकाउंट किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, और ये कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट होता है। So it has the same relation with commercial banks as the commercial banks have with the public। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक का रिलेशन क्या होता है कमर्शियल बैंक से? पब्लिक के कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट कहाँ पे होता है? सेंट्रल बैंक में, और वो भी बैंक है, और कमर्शियल बैंक्स भी बैंक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स का बैंक, अलग अलग जो बैंक्स हैं उनका बैंक अकाउंट यहाँ पे होता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये वाला टॉपिक आप इस चैप्टर में आगे भी पढ़ोगे कि क्रेडिट ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है। और क्रेडिट कम हो जाएगा मार्केट के अंदर तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो जब रिसेशन होता है, रिसेशन का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई मार्केट में जा नहीं रहा है पैसा सामान खरीदने, तो क्या करता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा देता है। अब इंटरेस्ट रेट अगर घटा देगा आरबीआई तो क्या करेगा? सब लोग सोचेंगे कि भाई कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो सब लोग लोन लेंगे, मार्केट जाएंगे सामान खरीदने, तो इस तरीके से रिसेशन दूर हो जाता है। और ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग मार्केट में जा रहे हैं खरीदने, और इसी वजह से डिमांड जब बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ गई है। तो जब महंगाई बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो क्या क्या करता है यार? वे लोगों की जेब में से पैसा निकालता है। तो लोगों की जेब में पैसा निकालेगा तो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई बढ़ा देता है तो क्या करते हैं हम और आप? लोन कम लेंगे, तो जब लोन कम लेंगे तो सामान कम खरीदेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल्स द मनी सप्लाई थ्रू वेरियस मेजर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। अब ये देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स इस चैप्टर के अंदर बाद वाला टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव में कौन से मेजर्स होते हैं और क्वालिटेटिव में कौन से मेजर्स होते हैं, जिससे कि आरबीआई एक इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एक तरीके से कह सकते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जे जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है एक कंट्री के अंदर आरबीआई के पास, ठीक है, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। और जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर पढ़ोगे तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन ये है कि वो फॉरेन करेंसी जो आरबीआई के पास है। ठीक है। तो आरबीआई के पास है जो फॉरेन करेंसी, वो उसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है, और ये एक फंक्शन भी हो गया आरबीआई का। ठीक है। तो इस टॉपिक को आप, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चैप्टर है, उसकी जो शुरुआत कहाँ से होती है? फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन से होती है। और फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? कि वो सारा फॉरेन करेंसी जो आरबीआई के पास है। तो central bank is the custodian of the foreign exchange reserves in a country. It also influences the price of foreign exchange in fixed exchange rate system and managed floating exchange rate system। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चैप्टर है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है, एक होता है मैनेज्ड होता है, और एक अलग से फ्लोटिंग होता है। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। और आरबीआई का काम क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखना, या उसका कस्टोडियन होना। तो ये सारे थे आपके आरबीआई के फंक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।